बच्चों, आज देखिए हम क्लास 11वीं केमिस्ट्री अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तता यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में आधुनिक आवर्त नियम यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने बच्चों मेंडलीफ का आवर्त नियम जाना था कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था। एक बार हम उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था, मेंडलीफ ने बताया था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में हम आगे बढ़े तो एक निश्चित अंतराल बाद तत्वों के गुणों में क्या होता था, समानता मिलती थी। आज हम आधुनिक आवर्त नियम के बारे में जानेंगे कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। देखिए बच्चों, अंतर यही है कि जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था वो तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम है वो तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम में परमाणु भार के हिसाब से जब हम चलते थे तो उसमें जो आवर्ती फलन की बात कही गई थी वो कहीं कहीं पर विचलन प्रदर्शित करता था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि अगर हम परमाणु क्रमांक के हिसाब से उनके गुणों का अध्ययन करते हैं तो ये देखा गया कि एक निश्चित अंतराल बाद तत्वों के गुणों में समानता मिलती थी। इसलिए बाद में जो आधुनिक आवर्त नियम दिया गया वो परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। देखिए बच्चों, कहा गया तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो आधुनिक आवर्त नियम है, तत्वों का गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होगा। यानी कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से हम आगे तत्वों के परमाणु क्रमांक के हिसाब से हम आगे बढ़े तो देखेंगे एक निश्चित अंतराल बाद तत्वों के गुणों में समानता मिलती है। यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वहाँ क्या होता था मेंडलीफ की आवर्त नियम में, देयर एटॉमिक वेट यानी कि भार के आवर्ती फलन होता था, लेकिन इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होगा। अब देखिए बच्चों, जो आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य लक्षण है वो क्या क्या है। पहला कार्य है सारणी को 7 क्षैतिज कालम या आवर्त, क्षैतिज कालम को आवर्त भी बोलेंगे, एवं 9 खड़े कालम या वर्ग। जो 9 खड़े कालम होंगे उसको वर्ग बोलेंगे। 9 खड़े कालम या वर्ग में बांटा गया है। लेकिन बच्चों देखिए, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी के लक्षण थे उसमें 7 आवर्त और 8 वर्ग होते थे, लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम है इसमें 7 क्षैतिज कालम और 9 खड़े कालम, यानी कि कालमों की संख्या 1 बढ़ गई है, लेकिन क्षैतिज जो कालम है वो समान है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो दिया गया है क्षैतिज कालम ठीक आधुनिक आवर्त सारणी के समान, लेकिन कालमों में अंतर है। उसमें 8 कालम था, इसमें 9 कालम है। यहाँ देखिए हमने यहाँ दर्शाया है कि जो कालम है 1 से लेकर 0 तक, यहाँ 8 के बाद जो 9वां कालम होगा उसको 0 वर्ग या समूह बोलेंगे। और यहाँ देखिए जो क्षैतिज कालम है या आवर्त है उनकी संख्या 7 है इसमें भी। अब आगे कहा गया वर्ग संख्या 9 को शून्य वर्ग कहते हैं, यानी कि जो 8 के बाद 9वां वर्ग होगा उस वर्ग को शून्य वर्ग कहा गया है। आगे बताएंगे शून्य वर्ग उसको क्यों कहा गया। आगे देखिए तीसरे नंबर पर वर्ग शून्य एवं वर्ग 8 को छोड़कर
यानी कि जो 9वां और 8वां वर्ग है उसको छोड़कर अन्य सभी वर्गों को दो दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो वर्ग है उनमें भी विभाजन किया गया है, यानी कि उनको उपवर्ग में विभाजित कर दिया गया है, जिन्हें उपवर्ग ए एवं उपवर्ग बी कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये पहला वर्ग है, इसको ए बी उपवर्ग में रखा गया है, यानी कि कुछ तत्व ए के सीध में आएंगे, कुछ बी के सीध में आएंगे। जो ए के सीध में आएंगे ए उपवर्ग के हो जाएंगे, जो बी के सीध में होंगे उसको बी उपवर्ग बोल लेंगे। अब बच्चों देखिए, जो शून्य समूह रखा गया है, यहाँ शून्य वर्ग बताया गया है कि ये शून्य 9वां वर्ग जो होगा शून्य वर्ग होगा, उसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है, यानी कि जो क्रियाशील नहीं है। तो क्रियाशील का मतलब निष्क्रियता से है, वो निष्क्रिय हैं, इसीलिए उनको रखा गया है शून्य समूह में। शून्य समूह का मतलब यही है कि जैसे आप जानते हैं कि 0 की वैल्यू कोई नहीं होती है, उसी तरह यानी कि जब वो निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी तुलना शून्य से कर दी गई है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर आवर्त 4, 5 एवं 6 में तत्वों की दो दो श्रेणियां हैं। 4, 5 एवं 6, यानी कि आवर्त नंबर 4, आवर्त नंबर 5, आवर्त नंबर 6 में कार्य है तत्वों की दो दो श्रेणियां हैं, जिन्हें सम एवं विषम श्रेणियां कहते हैं। इसमें दो दो श्रेणियां हैं, यानी कि 4 में एक श्रेणी, 4 में 2 श्रेणी होगी, 5 में 2 श्रेणी बनेगी और 6 में 2 श्रेणियां बनेंगी। यानी कि इसमें एक ऊपर एक नीचे, 4 में एक ऊपर एक नीचे श्रेणियां बन जाएगी, फिर 5 में उसी तरह एक ऊपर नीचे श्रेणी बनेगी, उसी तरह 6, जिनको कह रहे हैं सम एवं विषम श्रेणियां कहते हैं। यानी कि उसमें से एक सम होगा और दूसरा क्या होगा, विषम श्रेणी होगी। अब इसके बाद 5वें नंबर पे कह रहे हैं विभिन्न आवर्तों में तत्वों की संख्या एवं आवर्तों का नाम निम्न प्रकार है। आवर्त नंबर देखिए यहाँ लिखे गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आवर्त में तत्वों की संख्या, यानी कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होगी, दूसरे में 8 होगी, तीसरे में 8 होगी, चौथे में 18 होगी, 5वें में 18 होगी, छठे में 32 होगी और 7वें में 31 होगी। ये आपूर्ण है। 7वां जो आवर्त है वो हमारा आपूर्ण है। भविष्य में यानी कि जो भी तत्व खोजे गए या खोजे जाएंगे इसमें रखे जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो आवर्त नंबर 2 है उसका नाम है अति लघु आवर्त। लघु माने क्या होता है, छोटा होता है, उसमें बहुत कम है, इसलिए उसका नाम पड़ा है अति लघु आवर्त। अति माने अत्यंत, यानी कि अत्यंत लघु आवर्त, क्योंकि इसमें बहुत कम तत्व हैं। फिर उसके बाद देखिए 8 आवर्त नंबर 2, 3 में तत्व हैं, ये इनसे थोड़ा अधिक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है लघु आवर्त। अब शब्द हटा दिया गया है तो लघु आवर्त कहा गया। तो 3 और 4 को लघु आवर्त, यानी कि आवर्त नंबर 3 लघु होगा और आवर्त नंबर 2 लघु होगा और आवर्त नंबर 3 लघु होगा। और 4, 5 जो आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या 18 होगी, इसको कहेंगे लघु से ज़्यादा क्या होगा, दीर्घ आवर्त इनको बोलेंगे। फिर इसी तरह 6, 7 को कहेंगे अति दीर्घ आवर्त। ये दोनों क्या होंगे, अति दीर्घ, यानी कि अत्यंत दीर्घ, इनसे बड़े हो जाएंगे। और ये हमारा जो 7वां आवर्त है वो क्या है, आपूर्ण। एक चीज बच्चों ध्यान रखिए कि जो आवर्त में तत्वों की संख्या है, आप ध्यान रखिए कि उस आवर्त में इससे ज़्यादा तत्व नहीं हो सकते हैं। आप बोर-बरी का नियम जानते हैं कि जैसे किसी ऊर्जा स्तर में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n²। अब देखिए 2n² के हिसाब से हम समझें कि अगर पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन निकालें तो 2 कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2। अगर दूसरे में निकालेंगे, आप यहाँ रख कर देख सकते हैं, n = 2 रखेंगे
तो n बराबर 2 के लिए हमारा हो जाएगा कितना 8। उसी तरह n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं n बराबर 3 के लिए कितना हो जाएगा 18। यानी कि किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम बता रहे हैं कि अगर n ऊर्जा स्तर नंबर 3 है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 18। उसी तरह अगर n 4 रख दें, n बराबर 4 के लिए, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होंगे 32 हो जाएंगे, के लिए ये हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन उसमें। तो अब जान लीजिए कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में जितने रह सकते हैं, ठीक उतने तत्व आवर्त में रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब आपको याद रखना है कि किसमें ये रहेंगे, यानी कि जो अधिकतम तत्व आए हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन आए हैं, उसके हिसाब से अधिकतम कितने तत्व किस आवर्त में रह सकते हैं। आवर्त नंबर 2 जो है पहले ऊर्जा स्तर वाले का पालन करेगा, और दूसरा तीसरा दूसरे का पालन करेगा, चौथा पांचवा तीसरे का करेगा, और छठवां सातवां किसका करेगा, चौथे का करेगा। चौथे में 32 होता है, तो ये देखिए इसमें 32 अधिकतम हो सकते हैं, और 4 5 ये तीसरे वाले का पालन करेगा, 18 आया है, और दूसरे तीसरे वाले 18 सब तो इसमें रखे जाएंगे। तो ये यानी कि एक समझने का तरीका है कि किसमें कितने हो सकते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि पहले वाले में केवल 2 होगा, फिर दूसरे तीसरे में समझ जाइए कि 2 ऊर्जा, एक को छोड़कर अब बाकी शेष जो ऊर्जा स्तर है उसमें युग्म बना लीजिए आप। 2 3 एक साथ, 4 5 एक साथ, 6 7 एक साथ। तो 2 3 दूसरे का पालन करेगा, और 4 5 तीसरे का कर देगा, और 6 7 चौथे का कर देगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसमें इस आवर्त में कितने तत्व रह सकते हैं, और उसमें इससे हमें यानी कि इसके आधार देखिए बच्चों, अब इसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किस ऊर्जा स्तर में कितने तत्व हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, छठे नंबर पर आवर्त 6 में, यानी कि आवर्त नंबर 6 में लैंथनम से आगे के 14 तत्वों, लैंथनम का परमाणु क्रमांक 57 होता है, से आगे के 14 तत्वों, यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक 58 से 71 होगा। जब 58 से 71 लेंगे तो 14 तत्व 58 से 71 लेंगे तो 14 तत्व हो जाएंगे। वो साड़ी के बाहर अलग से एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। ये देखिए, जब इनको हम लीव किया, इनको जब हम आधुनिक आवर्त साड़ी में रखने लगे तो आवर्त साड़ी को ये डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए उनको साड़ी के बाहर क्षैतिज, ऐसे एक क्षैतिज पंक्ति में साड़ी के बाहर रख दिया गया, जिनका परमाणु क्रमांक 58 से 71 था। ये तत्व दुर्लभ मृदा, यानी कि रेयर अर्थ, रेयर का मतलब होता है मुश्किल से, जिसको हम दुर्लभ बोलते हैं, जो आसानी से न मिले। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, यानी कि ये पृथ्वी में आसानी से नहीं मिलते हैं। दुर्लभ मृदा या लैंथेनाइट श्रेणी, लैंथेनाइट श्रेणी इसलिए कहा गया क्योंकि लैंथनम के आगे के तत्व हैं, उस आगे के सीरीज के हैं, इसलिए उनको कहा गया लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व। यानी कि इन 14 तत्वों को हम आवर्त सारणी के बाहर रख देंगे। जो लैंथनम के आगे के हैं इनको दुर्लभ मृदा या लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहेंगे। फिर इसके बाद जो 7वां आवर्त है, यानी कि इस आवर्त में आवर्त 7 में अभी तक Z 87 से Z 118 ज्ञात, यानी कि इस आवर्त में परमाणु क्रमांक नंबर 87 से Z बराबर 118 तक क्या है तत्व ज्ञात है, जिनमें से एक्टिनम 89 से आगे के 14 तत्व, जो 89 के बाद 90
जब लेंगे तो जब 90 से 103 तक के 14 तत्व हो जाएंगे, कुछ सारणी के बाहर अलग से एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया। जैसे उसमें छठे में से बाहर करके क्षैतिज पंक्ति में रखा गया था, ठीक ये फिर उसके नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में 7वें वाले जो बच रहे हैं 14 तत्व उनको बाहर रख दिया गया, जो यानी कि सारणी को डिस्टर्ब कर रहे थे, रखा गया है। ये तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इनको हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहेंगे क्योंकि ये एक्टिनियम के आगे के तत्व है, इसलिए इसको एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहेंगे। इसके बाद देखिए आवर्त नंबर 7 के यूरेनियम Z बराबर 92 का मतलब यह है कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है, से आगे के तत्व, इससे आगे का मतलब जिनका परमाणु क्रमांक 93, 94, 95 इस तरीके से होगा कि तत्व ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस देखिए ट्रांसफर का मतलब होता है रूपांतरण, उसी का शॉर्ट रूप लिखा गया है ट्रांसफर का ट्रांस। यूरेनियम यानी कि यूरेनियम को ट्रांसफर करके यानी कि रूपांतरित करके बनाए गए हैं आगे के तत्व, यानी कि जो 93, 94, 95, 96 जिनका परमाणु क्रमांक है ये यूरेनियम से ट्रांसफर करके बनाए गए हैं, यानी कि उनका रूपांतरण करके बनाया गया है, इसलिए उसको ट्रांस यूरेनियम कहा गया। ट्रांसफर से ट्रांस लिखा गया है शॉर्ट में। या पोस्ट यूरेनियम, पोस्ट माने होता है बाद में, देखिए बच्चों पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ये यूरेनियम के बाद के तत्व हैं, इसलिए इसको कहा गया पोस्ट यूरेनियम तत्व। ये सभी तत्व अस्थायी होते हैं, यानी कि जो 92 के आगे के तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक 92 से ज़्यादा है, ये तत्व अस्थायी होते हैं, यानी कि अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, यानी कि ये स्वयं टूटते रहते हैं। इसीलिए बच्चों यूरेनियम 92 के आगे के तत्व को कहा जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, यानी कि ये स्वतः विकसित होते रहते हैं। इसलिए ये जो अस्थायी होने का कारण यही है कि ये स्वतः विकसित होते रहते हैं। इसीलिए हम इनको आगे चलकर पढ़ेंगे कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये 92 के आगे वाले तत्व होते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों 9वें नंबर पे है प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षारधार एवं अंतिम तत्व अक्रिय गैस है। प्रत्येक आवर्त, जैसे पहला जो आवर्त अगर हम लेंगे इसका जो प्रथम तत्व है, यानी कि यहाँ वाला पहले समूह में इसका प्रथम तत्व आएगा और अंतिम जो तत्व होगा शून्य समूह में जाएगा, यानी कि 9वें समूह में जाएगा, जिसको हम शून्य समूह। ये कह रहे हैं कि जितने भी आवर्त हैं उनके पहले तत्व यानी कि ये वाले पहले वर्ग वाले जो होंगे क्षार धातु होंगे, और इनके अंतिम यानी कि शून्य समूह के जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, अक्रिय गैसें हैं, यानी कि निष्क्रिय ये क्रिया नहीं करेंगी किसी तत्व से, इसलिए इसको कहा गया है अक्रिय गैस। ये क्रियाशील नहीं है तो इसलिए हम इसकी तुलना शून्य से कर सकते हैं, यानी कि वो शून्य के समान है। जैसे हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू शून्य है, इसकी कोई कीमत नहीं, तो उसी तरह जब ये अक्रिय है, क्रियाशील नहीं है, तो इसकी तुलना हम शून्य से कर सकते हैं, इसलिए अक्रिय गैसों को शून्य समूह में रखा गया है। इसके बाद एवं अंतिम तत्व अक्रिय गैसें हैं, ये तो हमने अभी चर्चा की है। इसके बाद क्या रहे, प्रथम तत्व क्षार धातु हैं। जो पहले तत्व हैं हर आवर्त के वो क्षार धातु। पहली बात बच्चों जान लीजिए कि धातु वह होता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, वो जो कि अभी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे कि कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, कौन ग्रहण करते हैं। उनके त्यागने और ग्रहण करने के हिसाब से कोई तत्व धातु होगा, कोई अधातु होगा। फिर उसमें ये देखें कौन ज़्यादा धात्विक है, कौन कम अधात्विक है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। हम इसकी चर्चा आगे के वीडियो के लेक्चर में
करेंगे जब हमारा क्षार धातु आएगा और आधातु आएगा, तब हम वहाँ चर्चा करेंगे कि क्षार धातुएं क्या होती हैं और आधातुएं क्या होती हैं, क्या क्षार होता है, क्या अम्ल होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे।